मंचा सिंह गणेश जी महाराज और आप सभी के दिलों में विराजी माँ सरस्वती को प्रणाम करके मेरा एक छोटा सा उद्बोधन में तैयार तो करके आया था, पर हर जगह ऐसा ही कुछ होता है कि समय कम मिलता है। मेरा ये मानना है कि किसी भी अच्छे वक्ता को सुनना हो ना आपको, तो उसको पहले स्पेस देना चाहिए। एक दिन की जगह 2 दिन का सम्मेलन करिए, टाइम डिवोट करिए और उसको सुनिए, क्योंकि वो गाड़ी स्टार्ट करता है, वो जैसे स्टार्ट करता है जब तक आवाज़ पहुँचती है लोगों तक, जब वो गुलना शुरू होते हैं तो विदाई हो जाती है। विदाई हो जाती है। सही कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, मैं समझता हूँ, मैंने कई दीदी के साथ कई जगह कम को बुलवाइए, कम लोगों को बुलवाइए सुनने। मेरे को तो अच्छा लगेगा, मैं वहाँ बैठा सुन रहा था ना, तो मैं भगवान को कहता है और थोड़ी देर, क्योंकि जैसे मेरा उद्बोधन होगा मेरे को जानने की लगेगी चलो चलो चलो, है ना। सॉरी, तो ये बातें नहीं करके, एक तो बहुत अच्छी चीज़ की टॉक शो के लिए आपने इसकी ऐसा दिया कि टॉक शो है ये। मेरा बेसिकली काम वास्तु का है और अपने गुरु से मैंने वास्तु सीखी, उसके पहले मैं 98 से ज्योतिष कर रहा हूँ। वास्तु में कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स पे आप काम करिए। जैसे ज्योतिष के सूत्र लगते हैं, जैसे भी बताया था प्रशांत जी ने कि 12वें भाव के अंदर बृहस्पति और मीन राशि के लोग योग ऐसे फलीभूत नहीं होते हैं। वास्तु के अंदर बेसिक मोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दे रखी हैं। एक शब्द आजकल लोगों ने सुना होगा, जियोपैथिक स्ट्रेस। ये कहाँ से आया? 90 के पहले तो शब्द ही नहीं था। मैं तो सोचता हूँ शायद 2000 के पहले नहीं होगा। किसी एक व्यक्ति ने एक इक्विपमेंट डिजाइन करा और उसने कहा मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा हो जाता होगा, मुझे उसकी सत्यता का नहीं पता। जियोपैथिक स्ट्रेस के नाम से चीजें निकलनी शुरू हुई, डंडी लेके निकलते हैं, पता नहीं कितना कारगर होता है, कितना कारगर नहीं होता। मैं भी मिला लोगों से। ये जियोपैथिक स्ट्रेस जो था ना, ये आज हमने नए रूप में समझा है। जियोपैथिक स्ट्रेस हुआ करता था जमीन के अंदर, जो हमारे ऋषि मुनियों ने शल्य द्वार की जो व्यवस्था बनाई थी वो होता था। बहुत बढ़िया। शल्य द्वार को समझते नहीं। आप सब लोग वास्तु करने जाते होंगे, जमीन का मकान बन रहा है ना, तो कोई भी करनी लेकर के, खुरपी लेकर के जमीन गाड़ के मिट्टी नहीं चेक करता है 1 फुट नीचे की, और वास्तु करने चले जाते हैं। मिट्टी नहीं चेक करोगे तो क्या खाक वास्तु कर लोगे? और मेरे पहले वाली मैडम ने बताया था कि वो मुहूर्त के लिए पंडित जी को बोलते हैं साहब, और दोष सारा पंडितों में देते हैं। हम वास्तु शास्त्री सबसे पहला दोष कर रहे हैं, खुरपी लेके जमीन पे नहीं उतरते, कंपास लेके उतरते हैं। नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको जहाँ भी कहीं लगता है ना, कोई भी जमीन है, हमको नहीं पता 6000 साल पहले जमीन के ऊपर क्या था, क्या क्या घट चुका है, सबसे पहले उस जमीन का शल्य द्वार की प्रथा को कायम करिए। नहीं होती है, थोड़ा सा अपने देवताओं को पूछिए, वो आपको शॉर्टकट रास्ता बताएंगे, इतना सा उपाय करो। तो एक उपाय बता देता हूँ, कोई भी जमीन का काम करने वाला ना, उसको बोलो ऊपर की जमीन पे झाड़ू फुहारा लगवा दे। शल्य द्वार हो गया एक बार का। दूसरी द्वार का शल्य द्वार करना है, गौमूत्र का छिड़काव करवा दीजिए, गोबर का छिड़काव कर दीजिए, 2 बार का हो गया। तीसरी बार का शल्य द्वार करवाना है, उसके अंदर गाय को छोड़ दीजिए। चौथी द्वार का शल्य द्वार कराना है, जमीन के ऊपर हवन पूजन, ब्राह्मण को बुला करके भोजन करा दीजिए। सस्ते से सस्ता उपाय ऐसा होता है। तो बोधन लंबा तो नहीं हो गया? बता देना, पता नहीं पड़ता, यहाँ जो बोल रहा होता है ना, उसको टाइम नहीं पता होता, इसलिए शायद मोदी जी ऐसे करके गड़ियाँ बांधते होंगे, नहीं पता रहता। तो ये शल्य द्वार छोटी सी चीज थी। कभी भी कोई घर बन रहा है तो उस घर में यदि वास्तुशास्त्री चाहते तो आप अपने इष्ट को प्रबल करिए, सबने बताया है। उपाय श्रृंखला के अंदर एक छोटी सी चीज बताता हूँ मैं आपको। कभी भी वैदिक उपाय के अलावा अपना कोई उपाय, चाहे आपने 1000 बार उसको अप्लाई कर लिया हो, मत अप्लाई करिए प्लीज, जब तक उसका शास्त्रीय प्रमाण ना हो। शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, आपने अपना काम करा, गलती होने के चांसेस बने रहेंगे। और हमारे बाप दादा जो ऋषि मुनि थे ना हमारे, उन्होंने पूरा जीवन अपनी उम्र खपा दी, उसके बाद उपाय दिए, और वो उपाय को आप फॉलो करिए और वही उपाय बता करके आ जाइए। कोई माइका लाल ऐसा नहीं जो आपके उपाय को फेल कर देगा। ऋषि मुनियों ने गहन शोध करा हुआ है। अपना मत बताइए। मैंने देखा था कि वो पेन, ये मेरा पेन मैंने ईजाद करा, इससे आप अपने बच्चे का एग्जाम दिला दीजिए, आपका बच्चा पास हो जाएगा। खाक पास होएगा? पता नहीं, हो सकता होगा। वो सुबह 4:30 बजे उठ के माला जपते होंगे, तीनों संध्या करते होंगे, तब जाकर के उन्होंने अपने देसी घी को बर्बाद कर दिया एक बच्चे के पीछे, क्योंकि मोटा पैसा मिल रहा है। आप अपने बच्चे को सिखाइए कि सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, ब्रेन फ्री रहेगा। ये उपाय नहीं करके, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है पूर्व जन्म के कृत कर्म
कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो। हमको भी भोगना पड़ता है, चाहे ज्योतिषी हो। हम लोग तो सबसे बड़ी व्यवस्था अपने लिए खराब करते चले जा रहे हैं कि हम कह रहे हैं मैंने उजाद किया, मैंने किया, मैं करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। करवाने वाला तो गोविंद बैठा हुआ है, कभी मत बोलिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बोला है पूर्व जन्म के कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। केवल यज्ञ, अनुष्ठान, जाप, दान, मणि, मणि मतलब रत्न, ये उपाय श्रृंखला है, इसको अपनाइए और इससे पूर्व जन्म के कर्मों को कम या ज़्यादा। गाय मारेगी, अब गाय सींग से मारेगी कि पेट से मारती हुई अड़की चल जाएगी, या गाय ठोकी देगी अच्छी भली वाली, कुछ नहीं पता है। पर यदि आपका कर्म बल है तो आपको गाय स्पर्श करके चली जाएगी या हल्का सा मारेगी, जितना भी आपकी पीड़ा सहने की ताकत है उतना दर्द मिलेगा। वही उपाय बताइए जो भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए हैं, वही उपाय बताइए जो शास्त्रों में वर्णित है, उतना ही बताइए जो शास्त्रों में आपने पढ़ा है। और कुछ विद्वानों से जिनसे अभी वो मैम वहाँ से आई थी, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई, मसालों के ऊपर काम किया है। सबने थोड़ा पढ़ा हुआ है, कुछ नया भी लगा, पर फुर्सत नहीं मिली तो मैं बात ही नहीं कर पाया आपसे। तो कुछ अच्छा लगा तो थोड़ा सा समय दीजिए और खूब सुनने को मिले, हमको अच्छा लगता है। इसी के साथ मेरा उद्बोधन समाप्त करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन बात कही कि ज्यादातर ज्योतिषी जो हैं वो वास्तविक रूप से अपने हथियार की बजाय दूसरे हथियारों को काम में ले रहे हैं। एक वास्तु शास्त्री का ये फर्ज बनता है कि वहाँ की मिट्टी का, वहाँ की हवा का आकलन करे, सिर्फ और सिर्फ ये सोच करके ना कहे कि यह शमशान घाट है तो इसका मतलब यहाँ भूत रहते होंगे। ऐसा कहना औचित्यपूर्ण नहीं होता है। तो जब भी हम जिस काम को कर रहे हैं उसकी गहराई में बिना गए हम लोग वास्तविक तथ्यों को नहीं पहचान पाएंगे और हम अपने ज्ञान को ढक देंगे, और ऐसे में हमारे साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग होता है उस पर भी आंच आएगी। इसी कड़ी में अगले वक्ता को आमंत्रित करना चाहता हूं और अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में है पंडित यश जोशी, जो कि एमपी से आए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं, जब तक वो आते हैं तब तक मैं जयपुर से हमारे बीच गेस्ट स्पीकर के रूप में आए हुए हैं पंडित युवराज सिंह, यदुनंदन जी को आमंत्रित करता हूं। पहले यदुनंदन जी को आमंत्रित कर लेते हैं, फिर युवराज जी को आमंत्रित करेंगे, है ना।